नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज ये हमारी लास्ट क्लास होगी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आज हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पर खत्म कर देंगे। आज हमें अपने देश को क्या करवाना है, आजाद करवाना है। तो इसलिए आज इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, काफी अच्छी लगेगी आपको। तो दोस्तों, लास्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था 1935 तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक एक्ट आता है अंग्रेजों के द्वारा कि एडमिनिस्ट्रेशन अब कैसे काम करेगा और किस प्रकार से जो आईएनसी होती है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, कुछ समय तक सब कुछ क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो दोस्तों क्या शुरू हो जाता है यहाँ पर? द्वितीय विश्व युद्ध। इसका वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, 1939 से लेकर 1945 तक। तो दोस्तों, जैसे प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की नींव जो है ना वो प्रथम विश्व युद्ध से ही डल गई थी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, जर्मनी के ऊपर कई सारी शर्तें थोपी गई थी और यही कारण बनता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी क्या होता है, दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक को कहा जाता है एक्सिस पावर और एक को कहा जाता है अलाइड पावर। अलाइड पावर का मतलब होता है मित्र राष्ट्र, एक्सिस पावर यानी कि सेंट्रल पावर। यहाँ पर मेन तीन देश है इस बार। पहला तो वही है, कौन? जर्मनी, इटली है, ठीक है, कौन है? इटली और जापान। यहां पर जो प्रमुख देश है ये होते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, उस समय इसका नाम होता है यूएसएसआर, एंड अमेरिका। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस तरीके से आ गया। देखिए दोस्तों, हमारी आजादी में द्वितीय विश्व युद्ध का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। अभी होता क्या है यहाँ पर कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जो एक ट्रीटी हुई थी, वर्साई की ट्रीटी हुई थी, उसके कारण क्या हुआ था, जर्मनी के ऊपर कई सारे अपमानजनक शर्तें लगाई गई थी, जिसके कारण जर्मनी एक गुस्से में उबल रहा था। तो वही आगे निकलता है और इसे एक आदमी मिलता है, इसका नाम होता है हिटलर। हिटलर क्या करता है, यहाँ पर जर्मनी को फिर से संगठित करता है और वो फ्रांस के कुछ आसपास के हिस्सों पर अटैक करता है और फ्रांस पे अटैक होने के बाद ब्रिटेन उसकी हेल्प के लिए आता है और ये युद्ध छिड़ जाता है जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। इनके बीच में क्या हो जाता है, ये युद्ध छिड़ जाता है और इस युद्ध में कौन आ जाता है? फिर इटली आ जाता है। देखिए दोस्तों, ये युद्ध स्टार्टिंग में सिर्फ यूरोप का ही युद्ध था और वहां पर जो जीत हो रही थी ना वो हो रही थी जर्मनी की। जर्मनी क्या कर रहा होता है, पूरे के पूरे यूरोप पे वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल हो चुका होता है जर्मनी। अब जर्मनी इसी उत्साहित में क्या करता है, रशिया के ऊपर अटैक कर देता है। किसके ऊपर अटैक कर देता है जर्मनी? रशिया के ऊपर। जर्मनी को ये गलतफहमी होती है कि वो रशिया को कुछ ही समय में जीत लेगा, बट दोस्तों जो रशिया है, अगर आप इसका मैप देखें, अभी तो फिर भी ये बाद में टुकड़ों में बढ़ गया था, उस समय यूएसएसआर था तो बहुत बड़ा देश था। लेंथ वाइज इसकी जो लेंथ है वो 10,000 किलोमीटर होती है। कितनी? 10,000 किलोमीटर। इंडिया की भी अगर आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे तो वो लेंथ है 3,240 किलोमीटर होती है, मतलब इंडिया का भी 3 गुना। कौन है? रशिया। अब जर्मनी ने अटैक कर दिया रशिया के ऊपर, यहीं पर ही जर्मनी क्या कर जाता है, गलती कर जाता है और यह गलती उसे बहुत भारी पड़ती है और यही उसके हार का कारण भी बनती है। देखिए दोस्तों, दूसरी गलती कर देता है जापान। जापान किस पे अटैक कर देता है? जापान अटैक कर देता है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, अमेरिका इस युद्ध में नहीं था। अमेरिका का कहना था कि ये यूरोप की लड़ाई है तो यूरोप ही इसे लड़ेगा, हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। बट जापान क्या करता है, पैसिफिक ओशियन पे अपना वर्चस्व साबित करने के लिए वो अमेरिका के पर्ल हार्बर, जो अमेरिका का नेवी बेस है, उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसमें उसके नेवी के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। और आपको पता है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए थे। एक गिराया था 9 अगस्त 1945 में और दूसरा गिराया था, पहला था 6 अगस्त, दूसरा था 9 अगस्त 1945 में।
हिरोशिमा एंड नागासाकी। हम जापान के दो बड़े बड़े शहरों पर हिरोशिमा एंड नागासाकी, जिसके कारण जापान क्या करता है, सरेंडर कर देता है, हार मान लेता है। तो दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत होती है अलाइड पावर की। किसकी जीत होती है, अलाइड पावर की। अब देखिए दोस्तों, आपको समझना है कि भारत के इतिहास में भी द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ब्रिटेन। और भारत किसकी तरफ से है, ब्रिटेन की तरफ से। जब ये विश्व युद्ध स्टार्ट होता है तो क्या होता है, जो आईएनसी के नेता है वो मना कर देते हैं कि भाई नहीं नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे, ये तो ब्रिटेन का युद्ध है, हम इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। और क्या अगर ब्रिटेन, और उनको एक मौका मिलता है ब्रिटिश के सामने एक शर्त रखने का। वो कहते हैं कि हम आपकी बस एक शर्त पे मदद करेंगे कि यदि आप इस युद्ध के बाद हमें आजाद कर देंगे, हमें पूर्ण स्वराज देंगे। और ब्रिटेन यहाँ पर भी खेल खेलता है, वो कहता है कि ठीक है जी, हम आपको देंगे, डोमिनेंस स्टेटस देंगे, बट वो बात की बातें हैं, फिलहाल आप हमारा साथ दीजिए। और इसलिए क्या होता है, भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है ना, तो उस समय भारत की में भी गतिविधियां जो है, वो आंदोलन है, वो काफी तेज हो रहे होते हैं। तो उन्हीं आंदोलन को सरप्रेस करने के लिए, क्यों, क्योंकि ब्रिटेन तो वैसे भी काफी बिजी है, तो इसलिए वो क्या करता है, भारत में कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या करता है, झूठी तसल्ली देने के लिए कुछ ना कुछ समय समय पर ऑफर आते रहते हैं। उन्हीं में से एक होता है 1940 का अगस्त ऑफर। 1940 में आता है क्या, अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के दौरान के अनुसार क्या कहा जाता है, भारत को डोमिनेंस स्टेटस का राइट दिया जाता है, बट जो आईएनसी होती है वो डोमिनेंस स्टेटस के लिए मना कर देती है। अब समझिए डोमिनेंस स्टेटस होता क्या है। बेसिकली डोमिनेंस स्टेटस कुछ इस तरीके से है कि भारत अपने अंदर इंटरनल फैसले तो खुद लेगा, बट उसके एक्सटर्नल फैसले सारे के सारे कौन लेंगे, ब्रिटेन लेंगे। इसलिए भारतीय जो आईएनसी के नेता होते हैं वो इसको क्या कर देते हैं, टोटली रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद है वर्ष 1942। 1942 में भारत में आता है क्रिप्स मिशन। कौन आता है, क्रिप्स मिशन आता है। ये भी थोड़ी सी आगे की बात करता है। मैंने कहा था कि विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेजों को हमारी जरूरत है, तो समय समय पर यहाँ पर कुछ ना लुभाने वाले तरीके आ रहे हैं, बट आईएनसी क्या करती है, इसको भी रिजेक्ट कर देती है। और 1942 में ही गांधी जी द्वारा स्टार्ट हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या स्टार्ट हो जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसकी तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और गांधी जी द्वारा एक नारा दिया जाता है जिसका नाम होता है डू और डाई, यानी कि करो या मरो, कि यही समय है, या तो कर जाओ या फिर मर जाओ, यही मौका है आजादी प्राप्त करने का। अगर हम अब भी नहीं जागे तो हम शायद जिंदगी भर सोते रहेंगे। और 9 अगस्त को ही दोस्तों, 9 अगस्त को ही अंग्रेज क्या करते हैं, आईएनसी को बैन कर देते हैं। किसको बैन कर देते हैं, आईएनसी को बैन कर देते हैं कि ये इल्लीगल संस्था है, हम इसको क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। बट दोस्तों अब क्या है, अब जो बाजी है ना वो अंग्रेजों के हाथ से निकल चुकी है। अब जीत यहाँ पर भारतीयों की पक्की है, क्योंकि समय आ गया है स्वराज का, समय आ गया है आजादी का। अब देश को आजादी जरूर मिलेगी। वहीं पर ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में भी बिजी है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन जैसे ही 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं। और ब्रिटेन में जब इलेक्शन होते हैं तो वहां पर एक पार्टी जीतती है जिसका नाम होता है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी में जो ब्रिटिश पीएम बनते हैं उनका नाम होता है क्लीमेंट एटली। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर होगा क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है। उनके सामने समस्या है कि अपने देश को भी सुधारना है और जो अपनी टेरिटरी है उनके ऊपर भी उन्हें काम करना है। तो वो फैसला करते हैं भारत को आजाद करने का, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का बहुत नुकसान हुआ था, जान माल की बहुत हानि हुई थी। और भारत में भी जो आंदोलन है ना वो बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। अब अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फिर से यहाँ पर कुछ कर सके, आंदोलन को दबा सके।
और एक और किस्सा होता है कि जो नेवी होती है, रॉयल नेवी, इंडियन रॉयल नेवी जो होती है, उसमें भी विद्रोह हो जाता है। जो सैनिक होते हैं वो खिलाफ हो जाते हैं। अब अंग्रेज बिल्कुल कुछ भी उनके पास नहीं बचता है। तो 1946 में 1946 में जो ब्रिटिश पीएम है वो फैसला करते हैं कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा। और 1946 में भारत में आता है कैबिनेट मिशन। कौन आता है भारत में? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के तहत ये फैसला किया जाता है कि भारत को अपना संविधान बनाने की परमिशन दी जाती है। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में अपना संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों मैं आपको पॉलिटी में भी पढ़ाऊंगा ये चीज कि भारत अपने जो संविधान बना है हमारा, वो आजाद होने से पहले ही उसका काम शुरू हो गया था। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, 1947 में आता है माउंटबेटन प्लान। क्या आता है? माउंटबेटन प्लान। इसकी तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 जून 1947। तो माउंटबेटन को भारत का लास्ट वॉइसरॉय बनाकर भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बना के भेजा जाता है? लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। क्या का आंसर होगा आपका? माउंटबेटन। तो माउंटबेटन को भारत का लास्ट वॉइसरॉय बना के भेजा जाता है, जिसे कहा गया है माउंटबेटन प्लान। और फैसला किया जाता है कि भारत को आजादी मिल जाएगी और हमारा देश आजाद हो जाता है। कब? 15 अगस्त 1947 में। कब आजाद हो जाता है? 15 अगस्त 1947 में। तो मैंने दोस्तों आपको पहले भी कहा था कि ये जो आजादी मिली है ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिली है। अगर आप इन चीजों को एक लिंक की तरह जोड़ के देखेंगे, कैसे 1885 में आईएनसी की स्थापना हुई, कैसे 1886 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ है, उसके बाद जो 1893 में जो 3 मेन इवेंट थे, फिर 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुई है, 1909 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भारत में आता है, 1911 में किस तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल का एंड किया जाता है, दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है, 1915 में किस तरीके से गांधी जी भारत आते हैं, 1917 का चंपारण मूवमेंट, 1918 का खेड़ा मूवमेंट, 1918 का अहमदाबाद मील स्ट्राइक, 1920 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन, 1922 का चोरी चोरा इंसिडेंट, स्वराज पार्टी की स्थापना, साइमन कमीशन का भारत में आना, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन, दांडी मार्च। तो ये सारी चीजें जुड़ती हैं दोस्तों। फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और फिर हमें क्या मिलती है? आजादी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको YouTube पे पूरा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाया है। तो अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग जो फर्स्ट वीडियो से ये एंड वीडियो तक आप लिंक करके देखेंगे, मैं अगर उनको भी एडवाइस करूंगा कि जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं कि वो पहले वाली सारी वीडियो देखिए, फिर इस पे आएंगे तो आपको बहुत से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैंने टोटली एग्जाम पे फोकस होकर वीडियो बनाई है। इससे आपके एसएससी के, हरियाणा एसएससी के जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तारीख आई थी 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। एनडीए के लिए भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है, सीडीएस के लिए भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो उन सब के लिए वीडियो काफी फायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद।